हेलो डियर मेडिकल एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है वेद्या एक्सेल की यूट्यूब चैनल में एक नया वीडियो में। तो जैसे आप सभी को प्रॉमिस किया गया था, हम लोग बहुत जल्द लेके आएंगे एनाटॉमी के बारे में। सो हियर इट इज़। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं विद द टॉपिक ऑफ जनरल एनाटॉमी। तो शुरू करने से पहले एक बार हम लोग अपना भगवान को शरण कर लेंगे कि हमारे साथ वो रहे और हमारा जो इच्छा है, हमारा जो मनोकामना है वो पूरा करे। और इसके साथ ही चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग डिटेल प्रेजेंटेशन ऑफ द जनरल एनाटॉमी। कुछ टॉपिक्स हम लोग डिवाइड कर लिए फॉर द सेक ऑफ आवर विजुअल ईज़। तो पहले है हम लोग का जनरल टर्मिनोलॉजीज जो आज का क्लास रहेगा, फिर नेक्स्ट होगा स्केलेटन एंड जॉइंट्स का, फॉलोड बाय मस्कुलर सिस्टम, सीवीएस, नर्वस सिस्टम और लास्ट पे फेशिया। देखिए यहाँ पर हम वही टॉपिक्स को कवर अप करने जाएंगे जो कि एनाटॉमी में आपको ज़रूरत पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरतमंद टॉपिक्स है यहाँ पर। उसके साथ साथ आप जो प्रॉफ्स यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स लिखने वाले हैं उसमें भी आपका ये काम आएगा। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। तो जैसे बोला गया है जनरल एनाटॉमी, एनाटॉमी का बहुत सारे हिस्से हैं, उसमें से एक पार्ट है इसका जनरल पार्ट। तो एनाटॉमी शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि एनाटॉमी चीज़ होता क्या है। देखिए एनाटॉमी का मत होता है टू कट ओपन, किसी चीज़ को काट के उसके अंदर झांकना, यही चीज़ को हम बोलते हैं एनाटॉमी। एना मतलब कट, टमी मतलब टू स्टडी। तो ये वाला टोटल आता है आपको कटिंग, स्लाइसिंग और उसके अंदर झांक के वो चीज़ को देखने को बोलते हैं एनाटॉमी। अब देखिए एनाटॉमी जो है और फिजियोलॉजी जो है ना, आप लोगों ने जैसे पढ़ाई होगा कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये सब कुछ चीज़ें होते हैं। तो एनाटॉमी हमेशा आप याद रखना ये होता है थिएटर ऑफ इवेंट्स। दिस एनाटॉमी इज़ अ थिएटर ऑफ इवेंट्स। और ये जो इवेंट हो रहा है ना, वेयर द एक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस। तो हमेशा आप याद रखिए एनाटॉमी इज़ द थिएटर और एरिया ऑफ द इवेंट्स एंड फिजियोलॉजी इज़ द प्लेस वेयर द एक्शन इज गोइंग ऑन और द एक्शन इज टेकिंग प्लेस। हेंस anatomy and physiology always moves hand in hand. Anatomy and physiology always goes hand in hand, क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे के साथ रिलेवेंट है। और दूसरा चीज़ देखिए, एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको बेसिक्स पढ़ाते हैं दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। Henceforth we say कि it's a basic structural principle of the human body, foundation for the regional anatomy, physiology and surgery. And it includes bone, joint, muscle, vessels, nerves, fascia. Vessels में बहुत कुछ हो सकता है, आपने पढ़ा होगा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं उसको कहते हैं हम लोग आर्टरी, whereas जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं उसको हम कहते हैं वेन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी हम लोग ना कलर कोडिंग यूज़ करते हैं। जैसे रेड, हम आप लोगों ने शायद वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या हार्ट जब पढ़ा होगा आपने देखा होगा कि सुपीरियर वेना कवा, इन्फीरियर वेना कवा को हम लोग किस कलर से करते थे? Yes, that was dark blue. Dark blue means deoxygenated blood. Whereas अगर हम कहीं पर दिखा रहे थे जैसे कि एओर्टा, सबक्लेवियन आर्टरी और डिफरेंट आर्टरियल ब्रांचेस, तो उसको हम क्या करते थे ना, रेड कलर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वैसे यहाँ पर कलर कोडिंग का बहुत ज़रूरत पड़ता है, ये आपको याद रखना चाहिए। सो एनाटॉमी का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एनाटॉमी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए हम विथ रिलेवेंट टू मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे ह्यूमन बॉडी। अगर आप वेटरनरी जाते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा रिगार्डिंग टू एनिमल्स। डिफिनेशन है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव जो आप स्टडी करने वाले। आप जब मेडिकल साइंस के लिए कर रहे हैं सो ह्यूमन बॉडी, जब आप वेटेरियन के लिए कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा फॉर एनिमल्स। एनिमल्स यानी आपको करना पड़ेगा काऊ के ऊपर, पैरट्स के ऊपर, चिक्स या हेंस के ऊपर, गोट्स के ऊपर, जो जो एनिमल्स होता है। सो वो यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है, तो ज़्यादा बात नहीं करने वाले हम यहाँ। सो दिस इज़ नॉट सो रिलेवेंट विद आवर टॉपिक, सो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं ना। इट डिस्क्राइब्स द फॉर्म, पोजीशन एंड रिलेशन ऑफ द बॉडी पार्ट। फॉर्म, किस पोस्चर पे आप है, पोजीशन, सामने, पीछे, ऊपर, नीचे, ये सब चीज़ें। रिलेशनशिप ऑफ बॉडी पार्ट्स, रिलेशनशिप ऑफ बॉडी पार्ट्स, कैसे वो अरेंज किए गए हैं, कैसे वो है। तो यही जनरल एनाटॉमी में हम लोग देखने वाले हैं कॉमन प्रिंसिपल्स के बारे में, जो आपका बेसिक्स बनेगा फॉर मेडिकल फील्ड। इट इज़ अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इमेजिनिंग एंड सर्जिकल प्रोसीजर जहाँ पे इसका यूज़ होता है। जैसे पहले बोला गया था कि एनाटॉमी के बहुत सारे ब्रांचेस है, सो दिस इज़ द एग्जैक्टली राइट टाइम टू नो व्हाट आर दोज। पहले हमारा है ग्रॉस एनाटॉमी। देखिए ग्रॉस एनाटॉमी को ना एक और चीज़ में बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं कैडावरिक एनाटॉमी।
यानी स्टडी ऑन डेड बॉडी विथ नेकेड आई। इसीलिए ना इसको एक और नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, कैपिटल ए मतलब मैक्रोस्कोपिक, या फिर उसको बोला जाता है कैडावरिक एनाटमी। ठीक है, अब इसका दो पार्ट्स रहता है जिसको हम बोलते हैं रीजनल एनाटमी एंड सिस्टमिक एनाटमी, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही पढ़ ले। उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। अगर आपको याद है हम लोगों ने बोला था कि हिस्टोलॉजी नाम का एक चीज़ होता है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से वो देख सकते हैं फॉर द रेफरेंस। तो क्या होता है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी का मतलब होता है द एनाटमिकल स्टडी विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप लगता है इसीलिए स्मॉल एम से हम बोलते हैं इसको माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। फिर आता है डेवलपमेंटल एनाटमी। डेवलपमेंटल एनाटमी को हम एक और चीज़ से बोलते हैं जिसको होता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल चेंजेस अलॉन्ग विद जेस्टेशन इन अ इंडिविजुअल। प्रीनेटल जन्म होने से पहले, प्रीनेटल, पोस्टनेटल जन्म होने के बाद, जेस्टेशन माँ के गर्भ के रहने वाले और गहने, जब वो जेस्टेशनल पीरियड में रहता है यानी कि 9 महीने का, जो हम बोलते हैं ना कि हमारा मम्मी ने हम लोग को कैरी किया है फॉर 9 मंथ 9 डेज़। आपने बहुत सारे सीरियल्स भी देखा होगा, यहाँ पर बोलते हैं कि 9 महीने मैं तेरे को अपने गर्भ पे पाला हूँ, रखा हूँ, वगैरह वगैरह, कितना डायलॉग्स आता है। तो इसीलिए जो एम्ब्रियोलॉजी होता है या डेवलपमेंटल एनाटमी होता है उसका हम 3 करते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है प्रीनेटल, फिर है जेस्टेशनल, उसके बाद है पोस्टनेटल। इसमें आपका बॉडी कैसे डेवलप हो रहा है, क्या क्या अलग चीज़ें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्लिनिकल एनाटमी, जहाँ पर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए हेल्प होता है। क्लिनिकल एनाटमी यानी आपको एक एक्सरे दिया गया, आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है ये बोन है, ये वही बोन है, ये वाला इसके साथ अटैचमेंट किया है। आपको शायद पता होगा हमारे शरीर में बहुत सारे जॉइंट्स है, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है हमारा ये शोल्डर जॉइंट, ह्यूमरस के साथ हमारा स्कैपुला जो ग्लेनॉइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता है उसका। तो ये सब चीज़ें जो क्लिनिकल एनाटमी में हम पढ़ने वाले हैं ना, वो आपको हेल्प करेगा इन क्लिनिक्स, जो कि एक एज अ डॉक्टर इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड। इसीलिए बोला जाता है कि एनाटमी इज़ माँ ऑफ मेडिकल। पहले ही हम लोगों ने बोला था, इसको हम बोलते हैं माँ ऑफ मेडिकल। ठीक है, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पे क्या है। अब देखते हैं, जैसे आपको बोला गया था कि कैडावरिक और ग्रॉस एनाटमी एक ही चीज़ होता है, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं। तो चलिए बोलिए क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं जिसको है मैक्रोस्कोपिक, जो कि कैपिटल एम से हम लोगों ने किया था। तो जैसे बताया गया था आपको कि इसका और 2 ब्रांचेस है जिसको हम बोलते हैं रीजनल एनाटमी एंड सिस्टमिक एनाटमी। एनाटमी में पहला दिन जो हम बात किए थे उसमें बताए गए थे कि एनाटमी का जो वर्ड होता है ना, दोज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। रीजनल मतलब क्या होता है, रीजनल मतलब एक जगह, एक स्पेसिफिक जगह के बारे में यहाँ बात चल रहा है। सिस्टमिक मतलब यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम का बात चल रहा है, ओएस मतलब ऑर्गन सिस्टम। तो जगह का अगर बात करें तो क्या हो सकता है हमारे शरीर में, क्या हो सकता है, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारा सिर है, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारा पेट है, हमारा चेस्ट है, हमारा बैक है। वैसे ही रीजनल एनाटमी में हम बोलते हैं हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। सिस्टमिक ऑर्गन सिस्टम का बात हो रहा है, जैसे आप लोग नीट या क्लास 11-12 में पढ़ के आई हैं कि हमारे कुछ सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन को वो अंजाम देते हैं। तो वैसे ही हमारा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जीआई सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आता है सिस्टमिक एनाटमी के अंदर। तो जैसे आपको पहले बताया था, देखिए आपको लग रहा है ना कि ये ईजी है, एक्चुअली एनाटमी इज़ ईजी अगर आप इसको शिद्दत से पढ़े तो कॉन्गो गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल एनाटमी नाउ। तो एनाटमिकल पोजीशन देखिए, शुद्ध भाषा में देखा जाए तो हमारा शरीर कैसे दिखता है। आपके सामने कोई खड़ा है या आपके सामने कोई सोया हुआ है, आप कैसे उसका एनाटॉमिकल पोजीशन बोलेंगे। देखिए एक्चुअली आपकी यूनिवर्सिटी में ना ये वाला 3 मार्कर का क्वेश्चन बन सकता है, कहीं कहीं ये 5 मार्कर का भी क्वेश्चन बन जाता है इन थ्योरी। तो क्या होता है ना, पहला चीज़ बॉडी स्टैंड्स इरेक्ट। आप एक आदमी को दूर से देख रहे हैं, वो ऐसे खड़ा है, सो ही स्टैंडिंग इरेक्ट। फिर जो आदमी के सामने आप खड़े हो वो आपको ज़रूर दिख रहा होगा आई टू आई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेड एंड आईज डायरेक्टेड फॉरवर्ड। उसका आँख
और मुंह वो सामने की तरफ डायरेक्शन में है। अपर लिम्स उसके साइड में, तो जैसे इसका हाथ देखिए यहाँ पर ना अच्छे से ये यहाँ पर खड़ा है दो साइड पे, तो ये दो साइड पे ऐसे लटका हुआ है। फेसिंग फॉरवर्ड, क्या फेसिंग फॉरवर्ड ना, पाम्स आर फेसिंग फॉरवर्ड। इसका जो हाथ है आप ये पिक्चर में देखिए, ये जो हाथ है देखिए ऐसे करके लेटा हुआ है। अगर कोई डेड बॉडी को आप देखते हो तो कैसे होता है, ऐसे करके वो बिस्तर पे लेटा होता है, तो ऐसे उसका पाम्स जो है दे आर फेसिंग फॉरवर्ड, दैट इज़ टुवर्ड्स योरसेल्फ। उसके बाद लोअर लिम्ब आर टुगेदर, फीट आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड बोथ आर पैरेलल। देखिए ये जो पैर है, ये डायग्राम पे देखिए, ये जो पैर है देखिए ऐसे खड़ा है ना, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है, तो ये टुगेदर भी है। और फीट जो होता है, इसका जो पैर होता है ना, वो कैसे होगा, वो ऐसे इसका होगा डायरेक्शन में। तो ये क्या है, अगर आप इसको यहाँ से देख रहे हो तो ये जो उसका फिट्स है वो किस तरफ डायरेक्शन पे, आपके डायरेक्शन पे, तो ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑल एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन आर मेड रेफरेंस टू दिस पोजीशन, यही आपका बनता है बेसिक एनाटॉमिकल पोजीशन। तो ऐसे आपको ये समझना है। तो पहला चीज़ देख लेते हैं जो है सुपाइन पोजीशन का कैसे है। लाइंग ऑन द बैक, देखिए वो लाई कर रहे पीछे, जब लाई कर रहे तो 5 चीज़ें उसका जो सरफेस है उसके साथ टच हो रहा है। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला एक सरफेस है, एक दिस इज़ अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस के ऊपर ये जो मैडम सोई हुई है ना, इनका 5 स्ट्रक्चर्स नीचे टच हो रहे हैं। पहला है उनका हेड का ये पीछे वाला पार्ट जिसका हम बोलते हैं ऑसिपुट, टच हो रहा है उनका पीछे का शोल्डर ब्लेड या स्कैप्यूला, टच हो रहा है उनका बटक्स जो कि पीछे है, टच हो रहा है उनका नीज़ या बैक ऑफ द नीज़ जिसको हम पॉप्लिटेल एरिया बोलते हैं, उनका हील्स। तो ये 5 स्ट्रक्चर्स देखिए, ये बेसमेंट के साथ ये टच हो रहा है। फिर से रिपीट करते हैं, बैक ऑफ द हेड 1, शोल्डर ब्लेड 2, बटक्स 3, बैक ऑफ द नी 4 एंड हील्स दैट इज़ द नंबर 5। ये 5 चीज़ें स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहे हैं। तो सुपाइन पोजीशन मतलब लेटना। अब इसको आप कैसे याद रखिए पोजीशन को, देखिए एस फॉर सुपाइन, एस फॉर सोना, ये जो बिस्तर पे सोने को बोलते हैं वो सोना। तो ये याद रखना, सुपाइन पोजीशन यानी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में सोने को हम बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। आता है नेक्स्ट पोजीशन पे जिसको हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन। देखिए प्रोन पोजीशन पे क्या है ना, लाइंग ऑन द बेली, आपके पेट के ऊपर या पेट के बल आप जब सो रहे हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन। तो ये जो पेट के बल आप सो रहे हो किसी सरफेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन। उसमें क्या क्या चीज़ें आपका पीछे की तरफ मुँह कर रहा है, जैसे कि ये देखिए ये हमारा है बेसमेंट या फिर सरफेस। सरफेस को क्या कौन सा स्ट्रक्चर टच हो रहा है, पहला है उनका फेस देखिए यहाँ पर हो रहा है, दूसरा उनका जो चेस्ट एरिया वो चेस्ट एरिया यहाँ पर हो रहा है मैडम जी का, उनका जो एब्डोमेन है वो एब्डोमेन यहाँ पर फेस हो रहा है, उनका जो पैर का जो एंटीरियर पार्ट है वो यहाँ पर डाउनली फेस कर रहे हैं, और सबसे बड़ा चीज़ उनका हाथ का एरिया देखिए, हाथ का ये जो हाथ है ना, ये हाथ का हम एक को बोलते हैं डॉर्सम और इसको हम बोलते हैं पाल्मार सरफेस। तो इनका जो डॉर्सम या डॉर्सल सरफेस है वो भी टच कर रहा है। आपको शायद पता ही होगा, अगर ये हमारा हाथ है तो हाथ का 2 है, जैसे हमने पहले एनाटॉमी के पोजीशन में किया था। एक है पाम जिस साइड से हम ग्रिप करते हैं, और दूसरा है हमारा डॉर्सम यानी हाथ के पिछले वाला जो पार्ट है इस साइड का, उसका हम बोलते हैं डॉर्सम। तो ये हो गया हमारा प्रोन पोजीशन। प्रोन शब्द कैसे याद रखें, पी फॉर प्रोन, पी फॉर पीछे। ये एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पर आप पीछे मुड़ के सो रहे हो, आपके पेट के ऊपर सो रहे हो या पेट के बल आप सो रहे हो एक सरफेस के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन। इसके बाद हम देखने वाले लिथोटॉमी पोजीशन। देखिए लिथोटॉमी पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है जो ज़रूरत पड़ता है वेजाइनल डिलीवरी के लिए। आपको शायद पता होगा ये जो बेबी का जो डिलीवरी होता है वो 2 सेट्स में किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी या LSCS। LSCS मतलब क्या होता है, लोअर सेगमेंट सी सेक्शन, जिसको हम सिजेरियन सेक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ जो हम वजाइनल डिलीवरी देखने वाले हैं या फिर कोई और प्रोसीजर्स जिसमें हम बोलते हैं सर्जरीज़ या फिर आपका कोई एग्जामिनेशन, वजाइनल एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह किया जाता है, तो उसमें ये लिथोटॉमी पोजीशन काम आता है। पोजीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो पर्सन है ना, दैट लाइज अपॉन बैक, लेग्स एंड फीट आर सपोर्टेड इन स्ट्रप्स, हिप एंड नी आर सेमी फ्लेक्स्ड एंड थाई आर एबडक्टेड। देखिए ये शब्द हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, एबडक्शन क्या होता है। फिलहाल के लिए ये जान के रखिए,
थाइस का होता है एबडक्शन, यानी आपका जो मीडियल प्लेन है ना उससे वो दूर जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एबडक्शन। स्टील, चोरी होना, तो क्या होता है जो सामान है वो आपसे दूर जा रहा है। वैसे अगर मीडियल प्लेन से अगर कुछ दूर जाता है तो उसको हम बोलते हैं एबडक्शन। तो अगर ऊपर से देखें तो ये जो आंटी जी है, आंटी जी यहाँ पर लेटी हुई है, उनका हाथ के पेट के ऊपर रखा हुआ है और उनका जो पैर है ना वो ऐसे सेमी फ्लेक्स्ड रीजन पे है और बटक्स जो है वो ऐसे सेमी फ्लेक्स्ड एरिया पे है। उसके साथ ये जो नी है वो फुल्ली फ्लेक्स्ड होता है, इसीलिए इसको हम ऑलरेडी एक और नाम दे चुके हैं जिसको हम बोलेंगे डिलीवरी पोजीशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिलीवरी पोजीशन। तो ये आंटी जी ऐसे लेटी हुए, आंटी जी का ऐसे पैर देखो ऐसे रखे ऑन द एजेस ऑफ द टेबल। ठीक है, और जैसे बोला गया था, देखिए अगर हम एक मीडियल लाइन ऐसे खींच देते हैं जो शरीर को दो हिस्सों में तोड़ देता है इक्वल में सिमेट्रिकली, तो इसमें देखो ये जो मीडियल के प्लेन है ना इससे ये दूर जा रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एबडक्शन। अगर ये सामने आ जाता, अगर उनका पैर अगर ऐसा आ जाता क्या होता, तो उनका पैर सामने आ रहा है ऐसे करके, है ना, तो उसका हम बोलते हैं एडक्शन। एड यानी जुड़ जाना ज़्यादा, एबडक्शन मतलब एबडक्ट यानी चोरी होना, दूर जा रहा है आपका सामान आपसे, तो वो दूर जा रहा है, आपका वेट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑन द ईदर साइड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन का। तो इसको हम बोलते हैं रिकम्बेंट पोजीशन। देखिए रिकम्बेंट पोजीशन मतलब कुछ नहीं, एक साइड होके सोना। ठीक है, मतलब आपका जो बॉडी का सरफेस है ना वो किसी एक साइड को टच होता है, दूसरे साइड वो फेस करते हैं टुवर्ड्स अपवर्ड, एंड दैट इज टुवर्ड्स योर स्काई। तो वैसे ही देखो एक अंकल यहाँ पर लेटे हुए हैं, उनका देखो एक सरफेस देखो यहाँ पर ग्राउंड को टच करके और दूसरा सरफेस हैंग या फिर ऊपर की तरफ वो वहाँ पर फेस किए रखा है, तो इसको हम बोलते हैं रिकम्बेंट पोजीशन, या फिर एक साइड को लेट जाना या फिर एक साइड को टिल्टेड होकर वो लेट जाते हैं, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका दो पार्ट्स होता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन, राइट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन। देखिए ये जो लेफ्ट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन है ना ये ज़्यादातर हमारे घर पे यूज़ होता है। आपको शायद पता होगा कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, आपको बहुत पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या होता है ना, मम्मी बोलते हैं कि भाई तू लेफ्ट साइड को मुड़ के सो जा। क्यों ना, हमारा पेट का जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक है ना, आपको शायद पता ही होगा कि हमारा स्टमक कुछ ऐसा है, तो अगर हम लेफ़्ट लैटरल में जाते हैं तो अपना खाना यहाँ बच जाता है, यहाँ पर वहाँ यहाँ डाइजेशन शुरू होता है, तो यहाँ पर कुछ होता नहीं। अगर हम राइट लैटरल में सोते हैं तो क्या होता है, उसमें एमिसिस या फिर वॉमिटिंग का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए लेफ्ट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन वही होता है जो घर पे हम लोग को बोला जाता है खाना खाने के बाद या ज़्यादा खाना खाने के बाद कि एक साइड पर आप लेट जाओ। कौन साइड में ना, लेफ्ट साइड को उल्टा होके। राइट साइड को ये नॉर्मली हम उतना कुछ करते नहीं है, अगर हमें नींद नहीं आता है तो ये इधर उधर हम लोग मुड़ते रहते हैं, तो ये वाला वैसे ही कुछ चीज़ है रिकम्बेंट पोजीशन जिसका नाम है। अब आता है ट्रेंडिलबर्ग पोजीशन। देखिए ट्रेंडिलबर्ग पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है ना जहाँ पर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना और इसको एक एंगल पे सिचुएट कर दे पेशेंट को, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ना इसको हम बोलते हैं 15 to 30 डिग्री के एंगल में पेशेंट को सुला दिया जाता है। यानी कैसे ना, पेशेंट पहले सुपाइन पोजीशन में सोते हैं, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट ऐसे सोते हैं, उसके बाद ये जो है ना इसको हम टेढ़ा कर देते हैं। क्यों किया जाता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, ब्लड जो हो ना वो ब्रेन में थोड़ा कम जाता है, इसीलिए ब्रेन का इश्चीमिया होता है। इश्चीमिया देखिए एक और टर्म है जो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन का वो जाना, परफ्यूजन, तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये आपको समझना है, साथ में आप जान जाएंगे। तो अभी बोलते हैं, तो ब्रेन में जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है ना कुछ हाइपोटेंशन या फिर कोई शॉक के लिए, तो क्या होता है ना, ये जो पैर की तरफ है ना, ये पैर एक जगह पे सुपाइन पोजीशन में उनको लेटा के उनका पैर ऊपर करते हैं। देखिए पैर उनका यहाँ पर ऊपर की तरफ है और उनका जो सिर है वो नीचे की तरफ है। तो क्या होता है, ये जो ब्लड होता है ना, ये जो पूलिंग ऑफ ब्लड यहाँ होता है ना, वो एकदम धड़ाधड़ सामने की तरफ या फिर आपके ब्रेन की तरफ आता है। तो इससे क्या होता है ना, इमीडिएट पेशेंट का हम लोग पेशेंट का लॉस को रोक सकते हैं, या फिर पेशेंट का जो ब्रेन में कुछ इश्चीमिया हो रहा है, अगर उस कुछ ज़्यादा हो गया तो अनकॉन्शियस हो सकते हैं, तो उससे हम इनको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये कुछ और चीज़ों में भी हेल्प किया जा सकता है, जैसा है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। कौन सा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जैसे कि लोअर एब्डोमेन का होता है या पेल्विस का होता है, तो उसमें भी ये ट्रेंडिलबर्ग पोजीशन यूज़ किया जाता है। एपेंडिसाइटिस जो होता है बहुत कॉमन का है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, यूजुअली ब्लड फ्लो जो आपका नीचे या फिर आपका जो डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी है वो सामने या फिर ब्रेन की तरफ जाता है। ठीक है,
अब है फॉलोअर्स पोजीशन। देखिए फॉलोअर्स पोजीशन मतलब क्या है ना, यहाँ पर एक पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ था, फिर उनका जो पीछे वाला है उनका बैक जो है यहाँ पर एक एंगल पे लेटा दिया जाता है, जो कि यूजुअली 40 टू 45 डिग्री के एंगल पे देखने को लगता है। इसमें पेशेंट को रख दिया जाता है, जो हम ऑलरेडी बोल सकते हैं सिटिंग स्ट्रेट अप पोजीशन या फिर स्लाइटली लीन बैक पोजीशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये इम्प्रूविंग में हेल्प करता है जो नॉन एम्बुलेटरी पेशेंट्स है, या फिर अगर कोई खाना खा रहा है तो उनको ये कंफर्ट मिलता है। जैसे देखो आप जब खाना खा रहे हो, आप क्या करते हो, आपका गले में अटक गया तो आप कुछ देर के लिए पीछे जाके एक जोर से ऐसा सांस लोगे, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये पोजीशन ही ऐसा है ना जो ब्रीदिंग को थोड़ा फैसिलिटेट करता है, इसीलिए ये पोजीशन को बोला जाता है फॉलोअर्स पोजीशन। और ज़्यादातर हॉस्पिटल में अगर आपका घर का कोई रिलेटिव या फिर कोई और यहाँ पर एडमिशन हुआ है उनका हॉस्पिटल पे, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, फिर भी अगर आप वहाँ पर उनके साथ मिलने गए तो आप देखते हो कि कुछ लोग ऐसे मतलब बैठे हुए हैं, थोड़ा लेटे हुए हैं, तो ऐसे जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं फॉलोअर्स पोजीशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉलोअर्स पोजीशन। अब देखिए हम शुरू करने वाले हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स। ये वाला पोर्शन आपका मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, रेडियोलॉजिकल स्टडी जितना भी आपको मिलेगा वो सब, फिर आप अगर कोई बॉडी को डिसेक्ट कर रहे हैं वो सब में, तो ये सब चीज़ में आपको ये वाला चीज़ काम आने वाला है, एनाटॉमिकल पोजीशन या एनाटॉमिकल प्लेन्स। देखिए पहला जो है वो है हमारा मीडियल प्लेन। मीडियल प्लेन देखिए, फॉर सपोज मैं एक आदमी को यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारा है कल्लू कालिया। तो ये हमारा जो कल्लू कालिया यहाँ पर खड़ा है ना, इनको क्या करते हैं ना, हम मीडियल प्लेन में इनको तोड़ देंगे। मीडियल प्लेन मतलब क्या होता है ना, उनको मैं बीच से काट दूंगा ऐसे करके, तो बीच में से काट दिया तो इसको हम बोलते हैं मिडिल, है ना, मिडिल। तो मिडिल से ही याद रखना आता है मीडियन प्लेन, या फिर उनका एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है मिड सजाइटल प्लेन। मिड सजाइटल प्लेन, मिड सजाइटल प्लेन। आपको शायद याद होगा हमारा जो स्कल है ना, उसमें कुछ ऐसे करके कुछ सूचर्स होते हैं, आई गेस आप सभी को पता होगा। तो बीच में जो सूचर होता है ना एकदम मिडिल में, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली अगर आपने सोचा ये आंसर तो ये एकदम सही है, सजाइटल। तो ऐसे ही जो सजाइटल सूचर के साथ साथ ये जो पूरा आ रहा है ना मिडिल से कट के, जो आपका बॉडी को इक्वल हाफ लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दे रहा है, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं मीडियल प्लेन। फिर आता है सजाइटल प्लेन। देखिए सजाइटल प्लेन क्या होता है ना, एनी प्लेन पैरेलल टू मीडियन प्लेन इज सजाइटल प्लेन। यानी कि अगर ये मीडियल प्लेन हो तो ये होगा सजाइटल प्लेन। देखिए ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, तो मीडियन प्लेन और सजाइटल प्लेन हमेशा अपने आप में पैरेलल होते हैं। फिर आता है हमारा कोरोनल प्लेन। देखिए कोरोनल प्लेन मतलब क्या है ना, अगर आप 3D में समझे, यही जो कल्लू कालिया हमारा है ना, इसको मैं इसको साइड से देखे जा रहा हूँ, उसको मैं ऐसे साइड से देखे जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ बीच में से साइड से, तो क्या हो जाएगा, उसका एक सामने आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे एंटीरियर, और पीछे का बोल देंगे हम पोस्टीरियर, या फिर हम इसको बोल देंगे डॉर्सल सरफेस, या फिर इसको हम बोल देंगे वेंट्रल सरफेस, है कि नहीं। तो वैसे ही अगर आप साइड से उसको काट दो ना इन लाइक मिडिल, तो उसको हम बोल देते हैं कोरोनल प्लेन। उसको हम बोलते हैं कोरोनल प्लेन, जिसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट मिलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। मानो कल्लू कालिया यहाँ पर खड़ा है, मैं इसको बीच में से काट दिया ऐसे करके, तो क्या हो गया, उनका दो पार्ट बन गया, एक ये एक ये। तो ऊपर का जो है इसको हम क्या बोल देंगे ना, इसको हम बोल देंगे यहाँ पर सुपीरियर प्लेन, ठीक है। इसको हम बोल देंगे सुपीरियर प्लेन, और इसको हम बोल देंगे इन्फीरियर प्लेन। सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे, तो इसी को हम बोलते थे सुपीरियर और इन्फीरियर प्लेन, या इन्फीरियर पार्ट्स पे हम इसको तोड़ देते हैं। तो आपको समझ में आया, मीडियल प्लेन यानी कि मिडिल को काटता है, सजाइटल प्लेन जो कि उसका ही पैरेलल पार्ट्स में रहता है मीडियल प्लेन का, या मिड सजाइटल प्लेन। फिर आता है कोरोनल प्लेन, जिसको हम साइड से काट देते हैं, जैसे कि हमारा कान कैसे काटा जा रहा है, तो साइड से अगर काटते तो क्या होता है, अगर काटते तो एक आएगा एंटीरियर, एक आएगा पोस्टीरियर साइड, और अगर बीच में से काट दे ट्रांसवर्सली तो क्या होगा, एक होगा ऊपर एक होगा नीचे, दैट इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो हम लोगों ने अभी बात किया वही हम यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं मीडियल या सजाइटल प्लेन, यानी कि बॉडी को ऐसे काटा जाए जो बॉडी को राइट और लेफ्ट पे तोड़ दे, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे ना, राइट और लेफ्ट में तोड़ेंगे अलॉन्ग विथ इक्वल हाफ्स, जिसको हम बोलेंगे सिमेट्री। सिमेट्री मेंटेन होना।
फिर आता है ट्रांसवर्स प्लेन, जैसे बोला गया था, देखिए कैसे बीच में से इनको काट दिया, ऐसे करके अंकल को देखो कैसे बीच में से काट दिया। तो ये जो काटा गया ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो कि काटेगा किस में ना, सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में। उसके बाद आता है हमारा कोरोनल प्लेन, जो कि मैंने बोला था साइड में से देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कैसा काटा गया है ना, बॉडी एंटीरियर और बॉडी पोस्टीरियर साइड में तोड़ दिया गया। जैसे हम लोगों ने बात किया था एक और प्लेन एग्जिस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं सजाइटल प्लेन। वो कैसा होता है, तो ये जो मीडियल प्लेन है ना, उसके ही पैरेलल देखो एक और मैं ऐसा खींच दिया, ठीक है ना। तो ये जो हम लाइन खींचे, ये हम बोल देंगे यहाँ पर सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन यानी पैरेलल टू मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सजाइटल प्लेन जो कि पैरेलल है, ठीक। तो अब थोड़ा डायरेक्शनल टर्म्स देख लेते हैं। पहला टर्म है हमारा सुपीरियर इन्फीरियर। देखिए इसमें से कुछ होना नहीं चाहिए, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं सुपीरियर। अगर आपका हुआ तो टुवर्ड्स हेड, टुवर्ड्स फीट, ऐसे हम बोलते हैं नीचे की तरफ। एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर मतलब टुवर्ड्स फ्रंट, सामने की तरफ, पोस्टीरियर यानी पीछे, दैट इज टुवर्ड्स द बैक। फिर आता है मिडिल एंड लेटरल, जो कि नियर एंड फर्दर फ्रॉम मिडिल प्लेन है। सपोज मैंने एक किसी का यहाँ पर ड्रॉ कर दिया मुँह, प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा, अभी यहाँ पर डायग्राम करके आपको दिखाना पड़ रहा है, इसीलिए आई एम वेरी सॉरी। तो देखिए यहाँ पर एक बंदे का मैंने मुंह ड्रॉ कर लिया है ना। तो लेटरल मतलब क्या होता है, जो साइड में आता है, जैसे ये जो है इसको हम बोलेंगे लेटरल, या फिर ये आपका आएगा मीडियल, ठीक है। तो ये जो नाक के सामने अगर हम देखें, तो ये जो आई का जो ये साइड है, इसको हम बोलते हैं मीडियल साइड ऑफ द आई, और इसको हम बोलते हैं लेटरल साइड ऑफ द आई। ये कैसे जज किया जाता है ना, फ्रॉम द मीडियल प्लेन। देखिए जैसा हमने बताया था कि ये जो एक मीडियल प्लेन होता है वो एग्जिस्ट करता है, वो ऐसे जाके तोड़ देता है बीच में से। मीडियन प्लेन को हॉल बोलते हैं हम लोग, मिड सजाइटल प्लेन। तो ये अपना बॉडी को तोड़ देता है। तो इसके सामने जो चीज़ रहेगा ना, तो वो होता है उसका मीडियल। तो ये देखिए ये वाला आँख का ये कॉर्नर को हम बोलेंगे मीडियल। दूसरा आँख जो इससे बहुत दूर है उसको हम बोलेंगे लेटरल। तो ये मीडियल और लेटरल का चीज़ आपके लिए नया है। दूसरा प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये आपको पता ही होगा, नियरर एंड फादर कॉम्पेयर टू वन स्ट्रक्चर या ट्रंक, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल, तो प्रॉक्सिमल मतलब क्या, सामने की तरफ होता है एक चीज़ के रेस्पेक्टिव से, और दूसरा होता है डिस्टल, जो एक चीज़ के पर्सपेक्टिव से वो दूर पे है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। अब थोड़ा एम्ब्रियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शनल टर्म्स हम देख लेते हैं। जैसा देखिए एक छोटा सा क्यूट सा बेबी हम देख पा रहे हैं, इनका कुछ स्ट्रक्चर्स है। पहला स्ट्रक्चर उससे शुरू करते हैं जो आपको पता है, जो कि है वेंट्रल और डॉर्सल। वेंट्रल से हम याद रखते हैं सामने की तरफ, यानी कि हमारा जो मुंह, पेट, चेस्ट वो है, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल। और डी फॉर डॉर्सल। देखिए मेरा जो एक टीचर था क्लास 12 का, उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छा ट्रिक बोला था। डॉर्सल को याद रखना, जैसे आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई एक ऐसा दोस्त है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, आप क्या करते हैं, हम लोग का जैसे दोस्त में होता है, अरे यार आगे पीठ में धपाक करके एक मार देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अगर आप पीछे आके धपाक करके एक मारेंगे चाटा, तो उसके में जो सामने, तो क्या बोला मैंने, धपाक या धप। डी फॉर धप, डी फॉर डॉर्सल, यानी कि आपका बैक। तो डॉर्सल मतलब यहाँ पर आपका आ रहा है बैक, आपका पीछे, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं धपाक। दूसरा यहाँ पर जो है वेंट्रल, इसको हम बोलते हैं फ्रंट। अब दूसरा आता है कॉर्डल। देखिए कॉर्डल का कॉडा मतलब पहले समझ लीजिए, कॉडा, कॉडा मतलब होता है टेल, ठीक है। क्रेनियल और रोस्ट्रल, देखिए क्रेनियल का वो शब्द जो है ना, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्रेनियम से है ना, क्रेनियम। क्रेनियम, तो ये है सिर की तरफ। अगर कोई चीज़ सिर के तरफ होता है ना, क्रेनियल की तरफ होता है, तो उसको बोलते हैं क्रेनियल और रोस्ट्रल। और जो आपका टेल यानी नीचे की तरफ होता है, उसको हम बोलते हैं कॉडा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कुछ पूंछ होता है, पूंछ वाला एनिमल्स, उनका पूंछ कहाँ से निकलता है ना, ऐसे ही बंदर का ऐसे पूंछ निकल जाएगा। आई एम वेरी सॉरी, ऐसा करना चाहिए, पर आपका ये मज़े के लिए हम कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ऐसे यहाँ पर पूंछ निकल जाएगा, जो कि बंदर में निकलता है, हम लोगों में नहीं निकलता। हम लोगों में वो वाला कॉकिक्स में ही रह जाता है, कॉकिक्स या सैक्रम, कॉकिक्स में रह जाता है। आपको जैसे पता है एक होता है, उसको हम बोलते हैं टेल बोन। आपको शायद पता होगा हमारे वर्टिब्रा के कुछ पार्ट्स है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सीजिल। तो कॉक्सीजिल जो होता है ना, उसका हम बोलते हैं टेल बोन। वही एलोंगेट करके देखिए एक टेल बनाता है, जो कि ह्यूमंस पे रूडिमेंट्री होता है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको बोलते हैं
कॉर्डल पार्ट या फिर टेल पार्ट। अब देखने की बारी है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आज हम पढ़ने वाले, दैट इज टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ये वाला चीज़ ऐसा है जहाँ पर आपको स्पोर्ट्स में भी लगा होगा, ऐसा चीज़ जो आपको मेडिकल में हमेशा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तीसरा, यह आपको लगेगा अगर आप जिम टिम ये सब करते हो, जैसे आपको शायद ट्रेनर विनर अगर हो तो आपको बोलेगा कि देखो फ्लेक्शन करो, एक्सटेंशन करो, पर बहुत सारे होता है ना एक्सरसाइज, आप सभी को शायद पता होगा, कुछ हैमर कर्ल, बाइसेप कर्ल वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम है, मैं कितना बोलूँ। तो ऐसे ही हमारा जो मूवमेंट्स है ना, इसका भी कुछ टर्म्स हम देते हैं। तो पहला जो है वो है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। देखिए फ्लेक्शन मतलब सपोज ये है हमारा कल्लू कालिया या फिर कल्लू चाचा, जो भी बोलो, बट फॉर रेफरेंस हम एक ऐसा हमारा कल्लू को ले लेंगे। कल्लू का एक हाथ हम देख लेते हैं, वो शायद सोच लो कि वो अभी जिम गया है, ये देखो उसके पास एक अच्छा सा डंबल है, कितना किलो का है वो मत पूछो, वो आप लोग बना लो। तो उसका जो हाथ है ना वो ऐसे होने वाला है कि नहीं, वो ऐसे डंबल को पकड़ा है, ऐसे करके उसको डंबल में पकड़ा है। अगर ये हाथ को ऐसा फ्लेक्स करते हैं जैसे कि बाइसेप्स के लिए, अगर वो ऐसे इसको जाते हैं तो ये क्या बोलता है हम, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मतलब डिक्रीज इन द एंगल। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये दोनों के बीच में एक एंगल तैयार हो रहा है कि नहीं। तो ये दोनों के बीच में जो एक एंगल तैयार हो रहा है इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। अब अगर इसको जब ये नीचे ले जाएगा, अभी जब ये कल्लू, हमारा कल्लू भैया ये इसको नीचे ले जाएगा ना ऐसे करके, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो एंगल है ना, ये एंगल यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर एंगल x है तो यहाँ पर एंगल y है, तो x में क्या हो रहा है, x के लिए एंगल, ये डिग्री लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर एंगल डिक्रीज हो रहा है। वहीं y जो है उसके लिए एंगल क्या हो रहा है ना, एंगल इंक्रीज हो रहा है ना, तो उसको कहते हैं इंक्रीज इन एंगल। henceforth फ्लेक्शन मीन्स डिक्रीज इन द एंगल, वेरस एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीज इन द एंगल। इसका कुछ पर्सपेक्टिव होता है, जैसे कि हाथ के लिए एक चीज़ हमने बताया, पर लेग्स के लिए अलग होगा, ठीक है, वो जॉइंट्स पे डिपेंड करता है। दूसरा चीज़ आप थोड़ा क्लियर करते हैं एक बार में, तो एबडक्शन और एडक्शन। देखिए इसके लिए हम लोगों ने पहले ही बहुत ज्ञान दे चुके हैं, पर फिर भी अभी हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक हम फिर से इसको डील करेंगे, जिसके लिए हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये हम थोड़ा बात देखते हैं। तो एबडक्शन यानी चोरी होना जो बोला था, अवे फ्रॉम, या एडक्शन जो कि होते हैं टूवर्ड्स या एड टूवर्ड्स द मिडिल प्लेन। रोटेशन यानी रोटेट करना। रोटेशन रेवोल्यूशन एक ऐसा चीज़ है जो हम लोगों ने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, सो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को फिर से बताना पड़ेगा। बट विथ रिस्पेक्ट टू एनाटमी, रोटेशन मीन्स मूवमेंट अराउंड अ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, वेयर सर्कमडक्शन मतलब हर एक एंगुलर मूवमेंट एक साथ होना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है, एबडक्शन, एडक्शन सब अगर एक साथ होता है तो हम उसको बोलते हैं कंबाइंड एंगुलर मूवमेंट। तो थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं जो कि हमारा इजी पर्सपेक्टिव होगा। तो देखिए आ गए हैं हमारा यहाँ पर, तो ये जो है हमारा बाबा टिल्लू या फिर कल्लू कालिया, कल्लू चाचा, तो ये यहाँ पर जिम करने गए। रुको इनका हाथ पे एक डंबल पकड़ा दूँ, ये देखो, हाँ अब ये फ्लेक्शन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्टिव टू एल्बो जॉइंट। अगर उनका एंगल कम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्लेक्शन। फ्लेक्शन। अगर ये ना हो, ये नीचे लेके जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो एक्सटेंशन विथ रेस्पेक्टेड टू एल्बो जॉइंट वो देखिए कितना बढ़ जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। समझे। तो ऐसे हम लोग का यहाँ पर होता है। अब देख लो पैर में क्या होता है। मैंने जैसे पहले ही बोला था पैर के लिए अलग होता है। पैर में अगर आप पीछे की तरफ करते हो ना तो आपका जो नी जॉइंट है ना वो देखिए एल्बो जॉइंट का उल्टा साइड है। यहाँ पर पैर आपका सामने नहीं आ सकता। आप सामने ला सकते हो क्या पैर? नहीं ना, आप पीछे ले जा सकते हो। पर हाथ का हम अगर पाम सरफेस करके पाम को ऐसे ऊपर उठाएं तो देखिए यहाँ पर फ्लेक्शन पॉसिबल है, पर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर उल्टा साइड पे। इसीलिए अगर हम पैर को पीछे उठाते हैं ना तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं फ्लेक्शन। अगर उसको नीचे ऐसे लेके आते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। पर हाथ पे यहाँ पर उल्टा हो रहा है बिकॉज यहाँ पर जो विथ रेस्पेक्टिव पॉइंट है ना वो है यहाँ पर एल्बो जॉइंट और यहाँ पर है नी जॉइंट जो कि दोनों उल्टे साइड पे हैं। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट जो कि है एबडक्शन एडक्शन। तो ये वाला हमारा मीडियल प्लेन है, मीडियन प्लेन या फिर मिड सजाइटल प्लेन। देखिए इस तरफ आपका ये जुड़ रहा है, एडक्शन। ऐड मतलब जोड़ना, देखिए प्रीफिक्स में देखिए ऐड है, जोड़ जाना। तो यहाँ पर हम बोलते हैं इसको एडक्शन। एबडक्शन चोरी होना, आपका चीज़ आपसे बहुत दूर चला जा रहा है, वैसे आपका हाथ मीडियन प्लेन से बहुत दूर, देखिए कितना दूर जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं एबडक्शन।
पैर में भी कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन। देखिए जैसे हमारा हाथ होता है ना, हाथ, ये सपोज हमारा हाथ है, हाथ का दो सरफेस होता है, मैंने बोला था, एक है पाल्मर सरफेस जहाँ से ग्रिप लेते हैं, और दूसरा होता है हमारा डॉर्सल सरफेस, है ना, जहाँ पर हम अपना हाथ को ये वाला चीज़ देख सकते हैं, हमारा हाथ का ये ऊपर वाला चीज़ देख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डॉर्सल। तो वैसे ही हमारा पैर का भी ना जो नीचे वाला पार्ट है ना, जहाँ से हम चलते हैं, उसको बोलते हैं प्लांटर पार्ट, और उसके ऊपर जहाँ पर हमें ये वेन्स दिखाई देते हैं, ये सब चीज़ें, उसको हम बोलते हैं डॉर्सल पार्ट। तो अगर डॉर्सल की तरफ आप ऊपर जाते हैं तो हम उसको कहते हैं डॉर्सीफ्लेक्शन, अगर प्लांटर की तरफ वो मुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। और इसका जो मिड ऑफ पॉइंट है ना, वो हम बोलते हैं एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए मीडियन या फिर मिड सैजिटल प्लेन है ना, तो इसके तरफ देखिए आपका हाथ ऐसा मुड़ के आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मीडियल रोटेशन। अगर ये मीडियल प्लेन से दूर चला जा रहा है तो क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, लेटरल रोटेशन। तो ऐसे ही टर्म्स को आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए हम लोगों ने बात किया था सरकमडक्शन के बारे में, ये है देखिए सरकमडक्शन, क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन यानी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, यानी एंगुलर मूवमेंट्स का होल टोटल सरकमस्टांस को हम यहाँ पर सरकमडक्शन बोल देते हैं। दूसरा चीज़ हम बोलते हैं किंग्स प्रोनेट, नीडी सुपाइनेट्स, यानी जो राजा होते हैं वो दान करते हैं, उनका हाथ नीचे की तरफ रहता है, ऐसा देखो भिक्षा दे रहे। नीडी सुपाइनेट, जो गरीब होते हैं ना, वो ऐसा हाथ को खोला मांग के वो दान मांगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं उसको किंग, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर नीडी। तो अगर आप अपना हाथ को ऐसे ही एल्बो जॉइंट को बिना मूव किए, देखिए यहाँ पर एल्बो जॉइंट देखिए फिक्स है, उनको बिना मूव किए अगर आप अपना हाथ को नीचे की तरफ मुड़ते हैं, नीचे की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं प्रोनेशन, उसको हम बोलते हैं प्रोनेशन। देखिए यहाँ पर हाथ उल्टा साइड पे वो दान दे रहा है। और दूसरा जो चीज़ है, अगर आप ऐसा हाथ को एल्बो जॉइंट को फिक्स करके हाथ को उल्टा करो, जैसे कि पाल्मर सर्विस ऊपर की तरफ आपका फेस करे, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं सुपाइनेशन। यानी मेरे को दो, ये देखो दान ये ले रहा है और ये दान यहाँ पर दे रहा है, तो इसीलिए हम इसको ट्रिक से याद रखते हैं, किंग्स प्रोनेट, नीडी सुपाइनेट। ये जो हमारा किंग है वो दान दे रहा है, यानी कि उसका जो हाथ है, हाथ का जो पाल्मर सरफेस है वो नीचे की तरफ फेस कर रहे, और डॉर्सल सरफेस वो ऊपर की तरफ फेस कर रहे। वेरएस नीडी के लिए क्या होता है, नीडी का जो डॉर्सल सरफेस है ना हाथ का, वो नीचे की तरफ होता है, और उसका जो पाल्मर सरफेस है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी वो दान ले रहा है, मेरे को दान दीजिए, भवतु भिक्षांग देहि। तो ऐसे ही हम इसको वर्ड्स को याद रखते हैं। तो फिर से जैसे आप लोगों को बोला गया था, ये देखिए एक प्लेन, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये कौन सा प्लेन है बीच में से, ये वाला है मीडियल प्लेन। देख रहे हो कैसे ये अपना बॉडी को इनटू हाफ डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, इनटू राइट एंड लेफ्ट। तो वैसे ही अगर देखिए ये जो फिंगर्स, ये जो उंगलियां है, देखिए ये उंगलियां दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो मैंने क्या बोला था, अगर प्रीफिक्स में आप एबडक्ट जानते हैं तो क्या होगा, आपका सामान आपसे दूर जा रहा है, चोरी हो रहा है, तो आपका लॉस हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एबडक्शन। अगर प्रीफिक्स में ऐड, देखिए यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है ना, आपका वृद्धि हो रहा है, आपका जुड़ रहा है, आपका एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर ऐड हो रहा है, सो आपका गेन हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एडक्शन। ऐड फॉर एडिशन, एबडक्ट फॉर चोरी, यानी एबडक्शन। तो ये इसको याद रखिए। देखिए पैर में वैसे उंगलियों को एक साइड पे लाना, तो उसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं एडक्शन। वेरएस फिंगर्स जो है उसको हम फैनिंग आउट कर रहे हैं, फैनिंग आउट टोज, उसको हम बोलते हैं एबडक्शन। देखिए ये जो एबडक्शन एडक्शन वाला चीज़ है ना, ये आप लोग एक जगह और पढ़ोगे, उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के कुछ बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक पार्ट हम जो पढ़ते हैं उसमें है सीएनएस। वहाँ पर एक रिफ्लेक्स आपको मिलेगा जो हम बोलते हैं बेबिंस्की रिफ्लेक्स। ये अभी नहीं पढ़ना है, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको कहाँ पर लगेगा ये वाला बेबिंस्कीज रिफ्लेक्स। तो जब एग्जाम होता है ना, तो हमें ऐसा बोलना पड़ता है कि स्ट्रोकिंग ऑफ द लेग्स फ्रॉम द लेटरल साइड टुवर्ड्स द मिडल साइड लाइक अ एल शेप, और उल्टा एल शेप, दे विल बी फैनिंग आउट ऑफ द टोज, और एबडक्शन ऑफ द टोज। तो ये चीज़ें, ये जो छोटी छोटी शब्द है ना, यही बेसिक टर्मिनोलॉजीज जाके आपका होल मेडिकल साइंस पे आपको हेल्प करने वाले, कहाँ से क्या लिखना है, कैसे करना है। पेशेंट को आपको अगर एग्जामिनेशन करना है तो उसको हाथ उठाना पड़ेगा, आपका पैल्पेट करना पड़ेगा, आपको शायद पता है पैल्पेशन क्या होता है, हाथ लेके उसको छू के ऐसे फील करना कुछ है कि नहीं, है ना। तो वैसे हम पूरा करते हैं, तो इसीलिए मेडिकल का ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज एनाटॉमी का आपका बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सो माय डियर मेडिकल एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लेके आएंगे स्केलेटन सिस्टम।
स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स। तो आप लोगों के लिए आज एक होमवर्क है, वो होमवर्क क्या है ना, आप आज का जो चीज़ें हैं वो जाके पहले रीड एंड रिवाइज करेंगे। और दूसरा जो क्लास है स्केलेटन या जॉइंट सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपका एनसीईआरटी पढ़ेंगे। देखिए मैंने पहले ही बताया था आपका वो वीडियो में जो हम लोगों ने पिछले बार किया था कि एनाटमी का, जनरल एनाटमी एक ऐसा पार्ट है ना जो सिस्टमिक या रीजनल एनाटमी और आपका एनसीईआरटी या फिर क्लास 11-12 का बायोलॉजी का जो लेसन्स है उसको कनेक्ट करता है। सो दिस इज़ अ ब्रिजिंग पार्ट। सो इसको आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो ये होमवर्क आप सभी के लिए है, शिद्दत से पढ़ने के लिए आपको इतना थोड़ा करना ही पड़ेगा। तो आप सभी के लिए एक और इन्फॉर्मेशन, हम लोग एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं जहाँ पर आपका डाउट्स क्लियर किया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स यहाँ पर होता है तो ज़रूर ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैं पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से हम अपना डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे एक नया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, विशिंग यू पीपल ऑल द बेस्ट।